हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आज चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने अभी 10th की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो जितना पढ़ा है काफ़ी इजी सी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आएंगी एग्रीकल्चर में, लेकिन उसको ध्यान में रखना है, उसके प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तसल्ली से इसके बारे में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें यहीं पे हम नोट कर लेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ चीज़ें आपकी यहीं से कवर अप हो जाएंगी, इतना अच्छे से चैप्टर में गिवन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हमें
देखने को मिलता है एग्रीकल्चर। ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है हमारी आज भी। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मतलब 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, 2/3 जनसंख्या हमारी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो भी काम काज है, एक्टिविटीज है, उन्हीं में एंगेज्ड है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अब एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये वो खाना बनाती है, जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, कृषि से ही तो मिलता है, खेती से ही तो मिलता है। तो उस खाने की भी उपज कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर की वजह से होती है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अब सिर्फ हमें खाना ही नहीं प्रोवाइड करते, अब ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सिर्फ खाना नहीं प्रोवाइड करती, हमें ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि उन रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कॉटन है, कॉटन मिलती है, वो भी तो उगाई जाती है, एग्रीकल्चर से मिलती है वो कॉटन हमें, ठीक है। और कॉटन से फिर वो इंडस्ट्रीज उस कॉटन का यूज करके वो क्लोथ्स बनाते हैं, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। अब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, जैसे टी है, कॉफी है, या स्पाइसेस मसाले हैं, जो कि एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सिर्फ एक पैराग्राफ में इन्होंने बता दिया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हमने जैसे फार्मिंग की भाई अलग अलग तरीके से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही है, फूड ग्रेन्स भी है, हम रॉ मटेरियल के लिए भी, रॉ मटेरियल भी आ रहा है हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए, ऐसी चीज़ें भी आ रही है हमारे पास, टी कॉफ़ी है, ठीक है, स्पाइसेस है, वो चीज़ें भी आ रही हैं। तो अब किस किस तरीके की फार्मिंग हमें देखने को मिलती है, खेती किस किस प्रकार की होती है। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर कंट्री। मतलब बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है ये हमारी कंट्री में, बहुत ही पुराने टाइम से। एंशियंट इंडिया में भी हमने पढ़ी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो जब ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एंशियंट इंडिया में ही हो गया था, तब से अब ये इतने सालों पुराना से ये एग्रीकल्चर चलता ही आ रहा है, और ये आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. अब इतने सालों में क्या हुआ है, जैसे हम बात करें कि एंशियंट इंडिया से शुरू हो गई थी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस, लेकिन अब इतने सालों में उसी तरीके से जैसे तब एग्रीकल्चर किया करते, जैसे तब खेती किया करते थे, वही प्रैक्टिस नहीं चलती आज के टाइम पे। मतलब इतने सालों में हमें वो कल्टीवेशन में कि किस तरीके से करना है, वो मेथड्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। वो चेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बदला है, ठीक है। एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है। उसके अलावा अब पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के टाइम पे हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। पहले मैनुअल वर्क ज़्यादा हुआ करता था, अब क्या है, अब तो मशीन से काम हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम मशीन से ही हो जाता है। तो आज के टाइम पे हमें टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, मैकेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस कि जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, और इतने सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं उसमें भी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, अब इनकी चीज़ों की वजह से, बदलाव आने की वजह से, वो जो मेथड्स हैं कल्टीवेट करने के, उन मेथड्स में भी बदलाव आए हैं काफ़ी। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अब वो क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, मतलब कि अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे, किसके बेसिस पे, फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल। सबसिस्टेंस का क्या मतलब है, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, मतलब कि अगर मैं खेती कर रही हूँ तो मैं इतनी कर रही हूँ कि जितने में मेरा परिवार खा सके, मतलब मेरे लिए सफिशिएंट है वो, मेरे खाने के लिए, मेरे परिवार के खाने के लिए, वो है सबसिस्टेंस, कि अपने खाने के लिए ही है बस। और कमर्शियल क्या है, जब अपने खाने के साथ साथ हम उसको बेच के पैसा कमा रहे हैं, हम उसको एक तरीके से हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कमर्शियल के लिए हम उसको बेच के पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो वो है, तो एग्रीकल्चर क्या है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग से लेके कमर्शियल फार्मिंग तक वो अलग अलग तरीके की हमें देखने को मिल जाती है।
एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फ्लोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। अब अलग अलग जगहों पे, हमारी ही कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिल जाती है। अब वो किस तरीके की है हम उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रॉपर तरीके से इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि काफी कम जगह पे है, प्रैक्टिस अभी भी की जाती है लेकिन इंडिया में काफी कम जगहों पे है। प्रिमिटिव subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family और community labor। मतलब कि ये हम एक तरीके से कहें कि जैसे पुराने टाइम पे हुआ करती थी वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तरीके से है कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पे, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, क्या आ गया क्योंकि यहाँ पे सबसिस्टेंस आ गया। सबसिस्टेंस का क्या मतलब बताया अभी मैंने? सबसिस्टेंस का जो अपने कंजम्पशन के लिए होता है, अपने लिए सिर्फ, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए। तो अब अपना पेट भरने के लिए तो एक छोटे से जगह पे ही बहुत होगा, ठीक है, तो उससे समझ लो। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे ही होता है, थोड़े से जगह पे, थोड़ी सी जमीन पे ही इसको उगाया जाता है, ठीक है। अब किससे? प्रिमिटिव टूल से, मतलब जो ट्रेडिशनल जो पहले टूल्स चला करते थे उन्हीं से, कि जैसे हो, दाव या डिगिंग स्टिक्स, मतलब कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या जो मशीन्स है नई नई, उनसे ये जो वो यूज़ नहीं किए जाते यहाँ पे फार्मिंग करने में या कल्टीवेशन के लिए। और जो काम है वो मैनुअल लेबर होते हैं, मतलब फैमिली या कम्युनिटी जो लोग हैं वो खुद ही वहाँ पे काम करते हैं, मशीन्स के थ्रू वहाँ पे काम नहीं किया जाता, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown। अब अभी तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इरिगेशन, हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी क्रॉप्स को पानी देने के लिए। अच्छा, उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम जैसे वेल्स लगा लिए या फिर हम इरिगेशन के दूसरे मेथड्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कहीं से कुछ पानी नहीं निकाला जाता, ये बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मॉनसून के ऊपर, ठीक है। उसी के बेसिस पे ही ये अपनी फार्मिंग करते हैं मॉनसून के ऊपर। और जो सॉइल है उसमें ये कुछ भी यूज़ नहीं करते कि उसकी फर्टिलिटी के लिए वो कुछ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, नहीं, वो ये काम भी नहीं करते। सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होते हैं कि सॉइल जो है खुद ही उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड होगी, नेचर जैसे प्रोवाइड करता है, नेचर के हिसाब से ही, अपने ऑटोमेटिक से ही। एंड सुटेबिलिटी टू अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन, मतलब कि आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशंस को जिस भी तरीके से सूटेबल होगा या उन क्रॉप्स के लिए सूटेबल होगा वो उसी हिसाब से करते हैं। मतलब जैसे पुराने टाइम पे किया जाता था, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो 1%, तो जैसे तब होता था, ये क्या है, प्रिमिटिव जो पहले से है, ठीक है, मतलब कह रहे हैं ना कि पुराने ज़माने में जैसे हुआ करती थी ट्रेडिशनल मेथड्स, उसी तरीके से ये होता है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये कौन सी है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कौन सी होती है? जिसमें हमने क्रॉप्स काटी, ठीक है, उसके बाद वो जो हमें धान देखने को मिलते हैं, पराली होते हैं, उसको फिर जला दिया जाता है। अब जला के वो क्या होती है, जलने के बाद वो वापस से मिट्टी में मिल जाती है, तो मिट्टी में मिलके वापस से उसको क्या मिल जाते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी, मतलब उसको फर्टिलिटी मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, ये फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। अब क्या करा कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन को साफ किया, एक ज़मीन के टुकड़े को साफ किया, ठीक है, फिर उस पे जो भी फूड क्रॉप्स या जो भी उनको दालें हैं अपनी, या जो भी खाना है, ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, उसको वहाँ पे वो उगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके, अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके, सिर्फ इतना उगाते हैं। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation। अब उन्होंने ग्रो कर लिया, अब जब उनको ये चीज़ लगती है, मान लो एक बार ग्रो किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब क्या होगा, एक टाइम पे आके उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी,
अब हम तो उस फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं आज के टाइम पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की यूज करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने की बजाय वो उस लैंड को छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, उस पैच ऑफ लैंड को जिसपे वो कल्टीवेशन कर रहे थे, ताकि वो क्या करे, अपनी जो फर्टिलिटी है वो नेचुरल तरीके से वापस से रीगेन कर ले वो सॉइल। तो उसके लिए वो उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे दूसरा जमीन का टुकड़ा उसको साफ करते हैं वहां पे, और वहां पे फिर अपनी क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग allows nature to replenish the fertility of the soil through natural processes। अब क्योंकि उन्होंने शिफ्ट कर दिया, तो जहां पे उन्होंने पहले उगाई थी अब उसको उन्होंने छोड़ दिया, तो अब वो क्या करेगा, जब वो उस जमीन को छोड़ दिया तो वो क्या करेगी, नेचुरल तरीके से वो जो सॉइल है उसमें नेचुरल प्रोसेसेस से वो अपनी फर्टिलिटी को वापस से उसमें गेन कर लेगा। Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी मतलब जो जमीन की उत्पादकता है वो कम होती है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करता है यहाँ पे फार्मर, या फिर कोई मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करते वो। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये अलग अलग नामों से जानी जाती है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि इट इज झुमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पे ये झुमिंग के नाम से जाना जाता है। पामलो इन मणिपुर, मणिपुर में किस नाम से, पामलो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको किस नाम से बोला जाता है, दीपा। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी इसको दीपा के नाम से ही जाना जाता है। राइट, तो ये क्या है, अलग अलग नाम है जिन नामों से इनको अलग अलग जगह पे जाना जाता है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके नेम्स कि किस किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पे जाना जाता है। तो ये है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि सबसिस्टेंस सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ही की जाती है थोड़ी सी जगह पे, और इसमें कुछ भी मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बिल्कुल पुराने टाइम की तरह होता है कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक जगह किया, मतलब बेसिकली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि एक जगह पहले किया जब वहाँ की जो मिट्टी है उसमें इतनी उर्वरता नहीं है, इतनी फर्टिलिटी नहीं है, तो फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह पे कल्टीवेशन शुरू कर दी। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। फिर आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इससे नेम से हमें क्या पता चल रहा है, सबसिस्टेंस है, मतलब कि है तो अभी भी ये भी किसके लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए की जा रही है। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे की जा रही है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। मतलब ये उन जगहों पे की जाती है जहाँ पे ज़मीन पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। किसका किसका प्रेशर है ज़मीन पे, ज़्यादा लोगों का, कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक जगह पे पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे तो ज़मीन तो कम ही बचेगी, क्योंकि ज़मीन पे तो लोग रह रहे हैं, तो ज़मीन जो है वो कम बचेगी, तो वो कम जगह पे ही फार्मिंग कर पाते हैं। इसीलिए वो, क्योंकि कम जगह पे फार्मिंग कर पा रहे हैं, तो वो उनका वो खुद का पेट भरने लायक ही फार्मिंग हो पाती है। ठीक है, प्रिमिटिव में तो क्या था, वो जान पूछ के, क्योंकि उनको क्या, उनका कोई कमर्शियल वो नहीं था, वो किस लिए करते थे, क्योंकि उनको अपना ही पेट भरना है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, उनको बस अपना पेट भरना है अपनी फैमिली का, इसीलिए वो थोड़ी सी जगह पे करते थे। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी सी जगह पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़मीन ज़्यादा नहीं मिल रही, ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, जो बायोकेमिकल इनपुट्स हैं, मतलब कि जैसे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, और इरिगेशन का भी यूज़ किया जाता है। मतलब मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं, या बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं होते, इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स को पानी देने के लिए, ताकि जो इसकी प्रोडक्शन है, उत्पादकता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो, कि थोड़ी सी जगह पे ये कर पा रहे हैं लेकिन उसमें जो उत्पादकता है वो ज़्यादा हो जाए इनको। ठीक है, और लेकिन जो फार्मिंग होती है, अब क्योंकि छोटी सी जगह है, थोड़ी सी जगह में फार्मिंग कर रहे हैं ये, तो वहाँ पे वो मशीन्स तो चलेगी नहीं थोड़े से प्लॉट में, तो वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, खुद ही काम करते हैं उस पर। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज रेंडर्ड
land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. अब यहाँ पे इंटेंसिव पता है क्यों बोला गया, इंटेंसिव नाम इसका क्यों रखा गया है? इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? जब हम उस जमीन को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब जितना हमें करना चाहिए उससे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं इंटेंसिव, कि बहुत ज्यादा ही हम उसको उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो इंटेंसिव किस तरीके से है? अब क्या होता है, मान लो एक पर्सन ए है, उस पर्सन ए के पास 50 हेक्टेयर्स की लैंड है, ठीक है, 50 गज है, 50 गज की जमीन है उसके पास। अब उस 50 गज में वो क्या करेगा? उसके 2 बेटे हैं। अब वो उस 50 गज की जमीन को, इतने तो वो खुद कल्टीवेट कर रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा? उनको अपने दोनों बेटों को देनी है जमीन। अब वो दोनों बेटे को देगा तो वो उनमें डिवाइड करके जाएगा। अब जब वो उसको डिवाइड करेगा तो वो कितना कितना आया, एक बेटे के, दोनों बेटों के पास कितना आएगा? 25 हेक्टेयर्स और 25 हेक्टेयर्स, ठीक है, 25 आ गया। अब वो जो 25 आया, अब और ज्यादा लैंड कम हो गई। अब वो 25 पे अगर वो कल्टीवेशन करेंगे, पहली बात तो बहुत अनइकोनॉमिकल है, उस पर हो ही नहीं सकता, कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ग्रो करोगे आप उस पर, नहीं कर सकते। तो अब लेकिन जो फार्मर्स की टेंडेंसी है वो क्या करते हैं, वो बेशक से उनके पास 25 गज है, उस 25 पे भी वो क्या सोच रहे हैं कि हम 25 पे हम 50 के जितना उगा दे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ी सी जगह में भी वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश करते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, उस एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ही ज्यादा वो प्रेशर डाल देते हैं। तो उस प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर आने की वजह से क्या है, इसको बोला जाता है इंटेंसिव। और क्योंकि अब ये जो उगता है वो सिर्फ अपने ही खाने के लिए पर्याप्त होता है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है सबसिस्टेंस, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट हमारी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब हमारे खाने के लिए तो है, उसके बाद हम उसको बेच भी रहे हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ऑब्वियसली बेच रहे हैं तो भाई अच्छे खासी जगह पे कर रहे होंगे कल्टीवेशन, बड़े प्लॉट ऑफ लैंड पे कर रहे होंगे हम, ठीक है। और बड़े प्लॉट पे भी भाई कितने बड़े पे करेंगे, एक मान लो एक लिमिट है, क्योंकि जैसे इंडिया के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, तो एक लिमिट है कि बड़े प्लॉट पे भी है, तो वहां पे प्रोडक्शन काफी अच्छी होगी ना, तभी तो वो कमर्शियल कर पा रहे हैं। अब प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी का क्या मतलब है कि वो मॉडर्न इनपुट्स का यूज कर रहा है, मतलब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीजें हैं इसमें। The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. Example, high yielding variety seeds, HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. अब इसमें कमर्शियल फार्मिंग में क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, ज़्यादा उत्पादकता, तो वो क्या करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो अच्छी अच्छी क्वालिटी की सीड्स लगाते हैं, डालते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रो हो, ठीक है। उसको बचाने के लिए वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सबका इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी जो उत्पादकता है वो काफ़ी अच्छी हो। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब कमर्शलाइजेशन कितना है, मतलब वो कितना ज़्यादा बेच रहे हैं, कितना ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हर जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो उस व्यापार में इन्वॉल्व हैं, कितना वो इनपुट दे पा रहे हैं या कितना उसको आउटपुट मिल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। कि अगर हम चावल की बात करें तो चावल हरियाणा और पंजाब में तो कमर्शियल है, मतलब कि इतना उगाया जाता है कि वो बेचा भी जाता है, ठीक है, हम उसको सेल करते हैं। लेकिन उड़ीसा में कितना होता है, सिर्फ इतना ही उगाया जाता है जितना कि लोग अपने लिए, मतलब एक फैमिली उगा रही है तो वो अपने लिए ही उगा रही है, वो बेचने के लिए नहीं कर रही, वो अपने खाने के लिए ही कर रही है सिर्फ, ठीक है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब प्लांटेशन वो भी क्या है, कमर्शियल फार्मिंग की ही एक
टाइप है वृक्षारोपण। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। अब प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन में एक ही तरीके की जो क्रॉप है, ठीक है, एक ही फसल एक पूरी बड़े एरिया पे, बड़ी जगह पे लगाई जाती है। मतलब कि एक जगह पे बड़ा हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, बड़ा अच्छा खासा, तो उस पे सिर्फ एक ही फसल उगाई जा रही है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब प्लांटेशन क्योंकि अब एक ही क्रॉप उगाई जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो उसको बेचने के लिए, जैसे कि मान लो अगर एक ही बड़े लैंड पे क्या किया जा रहा है, कॉटन उगाई जा रही है सिर्फ, तो वो क्या, अब वो कॉटन किसको बेचेंगे, इंडस्ट्रीज़ को बेचेंगे। तो ये क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करता है, एक इंटरफेस क्रिएट कर देता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। अब क्योंकि ये बड़े ज़मीन के टुकड़े पे करते हैं, बड़ी जगह होती है काफ़ी, तो वो क्या करते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है, तो उसके लिए वो मशीन्स का यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ होता है। और जहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जो कि अपने गाँव से आते हैं काम के लिए, काम की तलाश में, उनको यहाँ पे काम पे वो अपॉइंट कर देते हैं, उनसे काम करवाते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। अब ये जो रॉ मटेरियल आता है इस प्लांटेशन फार्मिंग से, वो क्या होता है, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल फिर इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया जाता है, ताकि वो इनका यूज़ करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना सके। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इंडिया में जो कि इम्पॉर्टेंट है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटक आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। तो चाय तो कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, असम और नॉर्थ बंगाल में, और कॉफ़ी कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है जो हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets play an important role in the development of plantations. अब हमने क्या बात की कि जो प्लांटेशन है ये बड़ी जगह पे होती है, और किसके लिए होती है कि रॉ मटेरियल उगाएंगे और रॉ मटेरियल उगा के इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करेंगे तो वो कैसे सप्लाई होगा, कैसे सप्लाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें उसके लिए चाहिए, ठीक है। और अब जब वो प्रॉपर तरीके से वो रॉ मटेरियल जो है जब वो रेडी हो जाएगा, तो इंडस्ट्रीज़ से कांटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, या इंडस्ट्रीज़ को उन प्लांटेशन जो फार्मर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उनको कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो वो एक नेटवर्क भी क्रिएट करता है, ये प्लांटेशन की वजह से एक हमें प्रॉपर नेटवर्क भी देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का। और उसके साथ साथ क्या चीज़ें हैं कि कनेक्शन किसके बीच में बनता है, मार्केट के साथ भी, कि ये जो प्लांटेशन से इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल जा रहा है, अब ये जो इंडस्ट्रीज़ है उससे कहाँ पे जाता है, ये रॉ मटेरियल मार्केट्स में जाता है। तो एक प्रॉपर तरीके से क्या करती है जो मार्केट है, ये भी एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है इन प्लांटेशंस की डेवलपमेंट में, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी कब इन रॉ मटेरियल्स की डिमांड करेगी, जब मार्केट में डिमांड होगी। मार्केट में डिमांड होगी तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी तो उनको ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी तभी प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, मतलब प्लांटेशन में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मार्केट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये थी हमारी कमर्शियल फार्मिंग। तो ये क्या थे, हमारे फार्मिंग के टाइप्स थे। पहला हमने क्या पढ़ा था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि अपने ही जीने के लिए होती है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली के। और प्रिमिटिव होते हैं मतलब कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है सारे उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, कोई मॉडर्न इनपुट्स या टेक्नोलॉजी का या मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। फिर आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी क्या होती है, जो कि अपने ही पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से काफ़ी कम ज़मीन होती है, और वो इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है कि जैसे बेटों में अपने जो बच्चे हैं सन्स में, इवन अब तो डॉटर्स में भी वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये क्लॉज आ गया है।
तो वो जो डिवीज़न होता है तो उससे क्या होता है, वो प्लॉट्स का डिवीज़न होते होते वो और छोटे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है लैंड पे, इसीलिए वो इंटेंसिव होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसके अलावा फिर हमारी थर्ड होती है कमर्शियल फार्मिंग, जो कि बड़ी जगह पे होती है और उसमें मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है ताकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और उसको मार्केट में सेल किया जा सके। उसी में हमें प्लांटेशन क्रॉप्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि एक ही तरीके का जो क्रॉप है वो लगाई जाती है एक बड़े एरिया पे मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके, और उसको इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है और इंडस्ट्रीज फर्दर उनको फिनिश गुड प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करती है। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मतलब कि जो फसल लगाते हैं तो उसका पैटर्न किस तरीके से है। अब हमने बात तो कर ली कि भाई क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, तो अब वो कब ग्रो होती है, कब हम लगाते हैं। हम बात करते हैं ना कि अरे ये वाला फ्रूट है, ये वाली सब्जी है, ये तो इस सीज़न की है, ये गर्मियों के सीज़न में आती है, ये सर्दियों के मौसम में आती है, गर्मियों के मौसम में आती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो अब हम उसके पैटर्न के बारे में देखेंगे। You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. मतलब कि जो हम फिजिकल फीचर्स में अलग अलग है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, सारे अलग अलग हैं, या फिर जो कल्चर्स हैं वो भी हमें काफ़ी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या है कि डाइवर्सिटी तो सिमिलर तरीके से हमें एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर या फिर क्रॉपिंग के पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें कि क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फल होते हैं, फ्रूट्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, उसके अलावा स्पाइसेस है, या जो हम ये प्लांटेशन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं वो भी होती हैं, मतलब फूड एंड फाइबर क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये सब हैं जो कि हमें इंडिया में मेनली देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं। सो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स। अब अगर हम उसको सीजन के ऊपर डिवाइड करें तो हमें कौन सी देखने को मिलती है, 3 हमें क्रॉपिंग सीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो 3 क्रॉपिंग सीजन क्या हैं, राबी सीजन, ठीक है, या राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, अब सबसे पहले हम इनको एक एक करके देखेंगे। राबी क्रॉप्स क्या हैं, मतलब कब उगाई जाती हैं, कौन से सीजन में। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, कब होती हैं, सर्दियों में राबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने में सर्दियों में ये राबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। उसके बाद इनकी कटाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है, गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों के महीनों में, अप्रैल से जून में, अप्रैल, मई और जून 3 महीने कटाई होती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर, अब ये इंपॉर्टेंट है, राबी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। दो these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops। मतलब कि वैसे तो ये जो क्रॉप्स हैं राबी क्रॉप्स, ये मेनली हमें पूरे ही कंट्री में हर एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं कि उगाई जाती हैं। लेकिन अगर हम प्रीडोमिनेंटली बात करें कि ज़्यादातर ये कहाँ पे उगाई जाती है, मेनली कहाँ की है ये, तो ये हमें जो हमारी कंट्री की नॉर्थ रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देखने को मिलता है, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो उगाती हैं। तो नॉर्थ में जैसे है कि जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न में आ रहा है फिर पंजाब, हरियाणा। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें मेनली वीट का या फिर जो अलग दूसरी राबी की क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं यहाँ पे मेन ज़्यादातर।
Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं कि ये जो क्रॉप्स हैं इनको जो पानी चाहिए होता है, पानी तो इन क्रॉप्स को भी चाहिए होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये ठंड के मौसम में होती हैं तो इनको जो पानी है वो कहाँ से मिलता है उस ठंड के मौसम में, कि जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो जो साइक्लोन्स आते हैं उन साइक्लोन्स की वजह से, मतलब मेडिटेरेनियन सी पे साइक्लोन्स आते हैं, तो वहाँ से क्या होता है वो मूव करके क्या होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है इंडिया में, क्योंकि ठंड है, हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहाँ से हवाएं चल के कहाँ पे आती है, लो प्रेशर पे, यहाँ पे इंडिया की तरफ वो आती हैं। तो जब वो इंडिया की तरफ आती है तो वो अपने साथ क्या लेके आती है, मॉइस्चर लेके आती है, तो वो यहाँ पे बारिश करती हैं। वो जो बारिश है वो पानी प्रोवाइड करते हैं इन क्रॉप्स को जितना चाहिए होता है, और इसी वजह से ये क्रॉप्स प्रॉपर तरीके से ग्रो हो पाती हैं, अच्छी हमें इसकी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है उस बारिश की वजह से। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. अब ये एक तो ये रीज़न है, इसके अलावा क्या रीज़न है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया गया कि प्रॉपर मैकेनाइजेशन होगी, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाएगा, HYV सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो पूरे कंट्री में तो नहीं लगाया था, वो सबसे पहले इन्हीं पार्ट्स में लगाया था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या कुछ राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, तो यहीं पे लगाया गया था सबसे पहले। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से राबी क्रॉप्स की ग्रोथ इतनी प्रॉपर तरीके से हो पाई है, या हम देख पाते हैं इतने अच्छे से ये ग्रो कर पाती हैं राबी क्रॉप्स, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है, राबी क्रॉप्स सर्दियों में होती हैं, ठीक है। कब होती हैं, कब इनको उगाया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट कब होती है, अप्रैल टू जून में, ठीक है। इनको पानी कहाँ से मिलता है, जो प्रेसिपिटेशन वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से इनको पानी मिलता है, जिसकी वजह से सक्सेसफुल होती हैं। और ये ध्यान रखनी है कि ये मेनली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में होती है। और कौन सी क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स कब आती हैं, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। मतलब जैसे ही बारिश का मौसम शायद थोड़ा बहुत शुरू होने लगता है तो उस टाइम पे इनको ग्रो किया जाता है, और फिर इनकी कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर, अब खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुर या अरहर जिसको हम कह देते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। नाउ सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, ठीक है। राइस भी हमें एक खरीफ क्रॉप देखने को मिलते, तो ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पे चावल उगाया जाता है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब हरियाणा में भी हमें पैडी इम्पॉर्टेंट क्रॉप देखने को मिलते हैं, चावल यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अब उगाया जाता है। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। अब जो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है वहाँ पे चावल की ही अलग अलग 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वो क्या है, ओस, अमन एंड बोरो, ये अलग अलग 3 तरीके की पैडी की क्रॉप्स है जो कि इन जगहों पे उगाई जाती है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, खरीफ जो कि जब मानसून स्टार्ट होता है, तो बेसिकली कौन सा थोड़ा गर्मियों का ही टाइम होता है, मानसून जब स्टार्ट होने वाला होता है तब ग्रो की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है, ठीक है। और कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें आती है वो याद रखनी है, राइट। उसके बाद है हमारा जायद सीजन। अब जायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इन बिटवीन द राबी एंड द खरीफ सीजन्स। राबी कौन सी,
सर्दियों की, ठीक है, जो अक्टूबर में, हम क्या बात कर रहे हैं, अक्टूबर से वो उगानी शुरू करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर। और उसके बाद फिर आते हैं खरीफ क्रॉप्स आती हैं। खरीफ क्रॉप्स पहले लगाई जाती है क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो हम क्या कर देते हैं, उसकी कटाई करते हैं। अब मॉनसून कब आता है, हमने बात की थी ना लास्ट क्लास, जो हमारी क्लास 9th में आई थिंक हमने बात की थी कि मॉनसून कब आता है। तो मॉनसून कब आता है, हमें जून में, मई एंड में, जून में हमें देखने को मिल जाता है, मॉनसून आ जाता है। तो उस टाइम पे ये उगाई जाती है, मतलब अब मान के चलो कि जून में उगाई जा रही है, तो जून के टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रही है, कौन सी देखने को मिली, खरीफ क्रॉप्स। तो अब ये जो राबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, मतलब छोटा सा ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, छोटा सा कुछ महीने होते हैं, थोड़ा सा टाइम होता है, वो कौन सा होता है, जायद सीजन का छोटा सा सीजन हमें ये देखने को मिलता है। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर, अब ये क्योंकि गर्मियों में उगाए जाते हैं, राबी कौन सी है, सर्दियों में, खरीफ कौन सी है, जो मॉनसून के टाइम पे, और जायद कौन सी है, जो प्रॉपर गर्मियों के महीनों में उगाई जाती है, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, ठीक है। तो ये सारी गर्मियों की जो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं, इनको, ये कौन सी क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स, जो कि गर्मियों के महीनों में ही उगाई जाती है। और ये कौन सा टाइम है, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के बीच का टाइम हमें ये देखने को मिलता है। छोटा सा ही सीजन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे तरबूज है, ठीक है, वो हमें थोड़ा सा टाइम ही देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हमें देखने को मिलता, एक ही दम से आते हैं और एक ही दम से चले भी जाते हैं, ठीक है। तो छोटा सा ही सीजन होता है, जायद सीजन, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें हमने 3 तरीके के क्रॉप्स के बारे में पढ़ा और हर क्रॉप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उगाई जाती है, ठीक है। राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स हमारी कौन सी थी, जो कि सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, अक्टूबर टू दिसंबर में, और उनको बारिश कहाँ से मिलती है, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा जितनी ज़्यादा कोई ऐसी बारिश नहीं आती, उनको बारिश कहाँ से मिलती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से बारिश आती है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होती हैं, ग्रो कर पाती हैं। और दूसरा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी वो सक्सीड कर पाई हैं, और उनकी क्रॉप्स याद रखनी है। फिर खरीफ क्रॉप्स है जो कि मॉनसून के टाइम पे उगाई जाती हैं, और उनकी हमें क्या याद रखनी है, क्रॉप्स याद रखनी है, ठीक है। और अब जैसे मॉनसून है, जैसे कि राइस है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि असम, वेस्ट बंगाल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पैडी की 3 तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती है, ओस, अमन एंड बोरो, ये तीनों याद रखनी है, ओस, अमन एंड बोरो, ये पैडी की क्रॉप्स है। ये पूछा जा सकता है कि ओस, अमन एंड बोरो क्या है, तो ये क्या है, ये पैडी क्रॉप्स की टाइप्स है, ठीक है, मतलब कि पैडी की क्रॉप्स है अलग अलग तरीके की। और जायद कौन सा है, ये इन दोनों के मिड का हमें सीजन देखने को मिलता है, राबी और खरीफ का शॉर्ट सीजन है, बिल्कुल गर्मियों का, राइट। सो इतना ये है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। इतना गाइस इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, तो एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना, एक बार इसको बुक से रीड कर लेना पूरा का पूरा, क्या क्या चीज़ें हैं, अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।